हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखना चाहते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के सेकंड पॉइंट की स्टडी करेंगे, मतलब सेकंड पार्ट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, इंडियन एग्रीकल्चर के जो फीचर्स हैं उसे समझने के लिए मैंने इसे 8 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन 8 पॉइंट्स के अलावा कोई दूसरा फीचर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, इंडियन एग्रीकल्चर के जो फीचर्स हैं, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, स्मॉल होल्डिंग्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये 8 फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर के, तो इन्हें डिटेल में समझते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को समझते हैं, तो अब इसके पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशंस की प्रोडक्टिविटी से बहुत कम है। फ्रेंड्स, बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है सभी देशों से कम है। नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे देशों से ज्यादा भी है, बट हाँ, डेवलप्ड नेशंस की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की उससे जरूर कम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे जितना प्रोडक्शन होता है, जितना फूड ग्रेन का उत्पादन होता है, उसे आप प्रोडक्टिविटी बोलते हो। तो जो हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडियन कंपेयर टू एडवांस नेशंस इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के जो भी एडवांस नेशंस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी से हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। फ्रेंड्स, जो डाटा है वो बहुत ऑथेंटिक है, 2016 एग्रीकल्चर सेंसस स्टैटिस्टिक का है। तो फ्रेंड्स, जो डाटा है अगर आप उसे सन के अकॉर्डिंग या ईयर के अकॉर्डिंग लिखते हो तो जो डाटा है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स समटाइम ऐसा होता है डाटा फ्लक्चुएट होता है, स्पेशली जो प्रेजेंट का डाटा होता है, बट जो पास्ट का डाटा है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई डाटा है तो उसका ईयर, डेट और उसका सोर्स जरूर लिखना चाहिए, जिससे एक रिलायबल डाटा बनता है वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 क्रॉप्स है, ज्यादा हो नहीं सकता। तो राइस, व्हीट एंड कॉर्न, 3 फसलें हैं, इसके आधार पे हम प्रोडक्टिविटी को समझेंगे। तो हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है राइस का वो कितना 3.6 है। 3.6 टन, मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे, एक हेक्टेयर के अंदर इंडिया के अंदर 3.6 टन का प्रोडक्शन होता है। उसके कंपैरिजन में जो चाइना है 6.8 है, मतलब फ्रेंड्स लगभग दुगना हो रहा है। वियतनाम है, उसका 5.8 है। और फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड एवरेज है उससे भी हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशन से बहुत कम है। आगे वीट का देखिए फ्रेंड्स, वीट का इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है 3.1 टन होता है, लेकिन फ्रेंड्स उसी के कंपैरिजन में चाइना का 6.5, यूके के अंदर 9। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यूके के अंदर किस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता होगा कि उनका प्रोडक्शन हमसे 3 गुना ज्यादा है। और फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड एवरेज है ना वीट के प्रोडक्शन का वो 3.3 है। तो हमारा जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वीट की वो वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। तो फ्रेंड्स, समझ सकते हो हमारी इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी कम है। फ्रेंड्स, अब लास्ट एक कॉर्न का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर 2.6 पर हेक्टेयर पे जो टन का प्रोडक्शन होता है 2.6 होता है। चाइना के अंदर 5.8 और यूएसए के अंदर 10.7 है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड एवरेज है वो कितना है 5.8। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर कि वर्ल्ड एवरेज से भी हमारा इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो आधी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशन से बहुत ज्यादा कम है। तो जब प्रोडक्टिविटी कम होती है ना फ्रेंड्स, तो उससे क्या प्रूफ होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, उसके अंदर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स, जो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब फ्रेंड्स, ये भी बात क्लियर है कि अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रहेगा, उसके अंदर कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, तो फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सीधा सीधा लीड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं कर पाएगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, होप यू आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड, डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब अब छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि मतलब यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड पे जितने लोगों की नीड होती है उससे ज्यादा लोग उससे एंगेज रहते हैं। अगर उन लोगों में से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाता है तो टोटल आउटपुट पे कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो फ्रेंड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स जो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं। अब ये अराइज कब होती है? इट ऑक्यूर व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड ऑन पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। मतलब जितनी नीड होती है उससे ज्यादा लोग अगर पीस ऑफ लैंड पे इंगेज होते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब जरूरत है 5 लोगों की लेकिन उसके अंदर काम कर रहे हैं 8 लोग। तो फ्रेंड्स जो 3 लोग एक्स्ट्रा है वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि वो सारे के सारे वर्किंग है। तो फ्रेंड्स टॉपिक को आगे समझते हैं। सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि देखने में लगेगा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से देखा जाता है कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। इवन व्हेन सम ऑफ विड्रॉल टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल। अगर उन लोगों में से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाता है तो टोटल आउटपुट में कोई कमी नहीं होती है। तो जो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन एग्रीकल्चर सेक्टर लीड टू बैकवर्ड एंड पॉवर्टी इन द नेशन। अगर फ्रेंड्स एक तो पहली बात तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंगेज रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, और उसके अंदर इतनी हाई लेवल की डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो इसी की वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर है जो बैकवर्ड है और इसकी वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया का ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का ये भी एक बड़ा फीचर है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। आज इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 70 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, बट अभी भी हमारे इंडिया के अंदर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अभी भी देश के अंदर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स अभी भी इंद्र देवता के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बारिश होगी तो प्रोडक्शन होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को समझते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवली डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। तो कैसे? अकॉर्डिंग टू क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। हमारे इंडिया का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अनसर्टेन है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो ये ज्यादा कब होता है? जब अच्छी बारिश होती है तो ज्यादा होता है, और जब खराब बारिश होती है तो खराब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट में यही है, गुड रेनफॉल मींस गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मींस बैड क्रॉप। अच्छी बारिश होगी तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा, खराब बारिश होगी तो खराब प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वोलेटाइल का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी ऑफ फार्म आउटपुट लीड टू वोलेटाइल फार्म इनकम। अगर फ्रेंड्स आउटपुट के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी तो इनकम के अंदर भी अनसर्टेनिटी रहेगी। कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इनकम ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन कम होएगा तो इनकम कम होगी। तो फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट देखिए, कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल टू बी स्टेबल। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर के अंदर अगर इनकम अनस्टेबल रहेगी तो इकोनॉमी के अंदर जो प्रोग्रेस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती है। तो ये थर्ड पॉइंट था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का कि हमारी जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, मतलब जीवन निर्वाह के लिए कृषि करती है, वो प्रॉफिट के लिए या अर्निंग के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को अच्छे से समझना है आपको। फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। हमारे देश के अंदर जो कृषि की जाती है वो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से समझते हैं। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ हिज फैमिली, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है फार्मिंग करने का वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने का फ्रेंड्स। तो इसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं वो जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिलता। अगर प्रॉफिट होएगा तो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो फार्मर्स अपना 100% देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट, इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। सबसे बड़ी बात इंडिया के अंदर ये भी है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मिंग होती है वो कमर्शियल नेचर से नहीं की जाती है। फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स है वो मोस्ट ऑफ पुअर है, मार्जिनल है, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं और वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मिंग की जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए की जाती है, ना कि कमर्शियल नेचर से। थर्ड पॉइंट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, इट लीड टू स्टैग्नेंट इन द एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए
इंडिया के अंदर जो फार्मिंग की जाएगी सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए की जाएगी, तो उसकी वजह से सरप्लस तो जनरेट ही नहीं होगा, और सरप्लस जनरेट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कैसा रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, बैकवर्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मार्जिनल है, उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मॉडर्न इनपुट्स को खरीद सके, बिकॉज जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव है, जिसे हमारे रिच फार्मर्स ही खरीद पाते हैं, और बहुत सारा बल्क ऑफ फार्मर्स उसको मॉडर्न इनपुट्स को नहीं खरीद पाता है, वो इसलिए वो अभी भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और इसलिए हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। तो फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशली वेरी यूज। तो मतलब फ्रेंड्स जो मतलब जुडिशली का मतलब होता है कि उनका बहुत कम यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इंडिया के अंदर यही एक दिक्कत है कि जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो पुअर है, मार्जिनल है, उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इसलिए पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रह गया था, बहुत ज्यादा इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर इसके कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये जो मॉडर्न इनपुट्स है ये थोड़े एक्सपेंसिव है और इनको अफोर्ड करना हमारे फार्मर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स अब इन मॉडर्न इनपुट्स का यूज ही कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ओविंग टू पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन इंडिया की वो पुअर है, इसलिए मॉडर्न इनपुट्स का यूज वो नहीं कर पाती है क्योंकि उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है। इट लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। और फ्रेंड्स इसी वजह से हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, और यही एक सिंबल है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, बैकवर्ड है। 6 पॉइंट स्मॉल होल्डिंग्स। फ्रेंड्स ये भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फीचर है। हमारे इंडिया के अंदर जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी छोटी है, फ्रेगमेंट है, एक लैंड पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा बहुत दूर होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मॉडर्न इनपुट्स का यहाँ पर यूज नहीं हो पाता है, और इसलिए हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अनइकोनॉमिकल है, मतलब उसके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है और प्रोडक्शन आउटपुट कम होता है। तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल होल्डिंग्स आर हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वे। मतलब जो स्मॉल होल्डिंग्स होती है वो क्या करती है फ्रेंड्स, जो ग्रोथ प्रोसेस होता है उसके अंदर हिंड्रेंस का काम करती है। कैसे? मैकेनाइज ऑफ फार्मिंग बिकम डिफिकल्ट, यूज ऑफ मशीन्स। मतलब जो मशीनों का यूज होता है छोटी लैंड होल्डिंग्स पे कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर का यूज करना चाहते हैं तो लैंड का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बट हमारे इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फैमिली, एक तो पहली बात तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। यहाँ पर क्या है, जब फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बांट दिया जाता है, चार जितने भाई होते हैं, और फिर सबके हिस्से में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स आती है, और उन लैंड होल्डिंग्स पे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका यूज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से यह हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस होती है उसके ऊपर हिंड्रेंस का काम करती है। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूअस टू व्यू फार्मिंग एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रेदर देन कमर्शियल प्रॉफिट। मतलब फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है उसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो जो फार्मर्स है वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको 6 पॉइंट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको 4th पॉइंट समझ में आया होगा। 5th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट की स्टडी करते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स लैंडलॉर्ड वो हुआ करते थे जो एक्चुअली में सॉइल के ओनर थे, मतलब जो पीस ऑफ लैंड या जो भी भूमि होती थी उसके वो स्वामी थे। दूसरी तरफ टेनेंट थे जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे, फार्मर थे, जो भूमि के टुकड़े पे खेती करते थे। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था पहले। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ट्रायंगुलर रिलेशनशिप स्थापित की थी। मतलब एक गवर्नमेंट थी, दूसरे लैंडलॉर्ड्स थे और तीसरे नंबर पर टिलर ऑफ सॉइल्स थे। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जमींदारों से कहा था कि आप हमें सब लैंड रेवेन्यू के तौर पर जो भी आउटपुट, टोटल आउटपुट होता है उसका सम ऑफ अमाउंट हमें फिक्स्ड अमाउंट सबमिट कर दिया करो, बाकी आपको पूरी परमिशन है कि आप टिलर ऑफ सॉइल से कितना भी सम ऑफ अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू ले सकते हो। तो इसके बेसिस पे फ्रेंड्स जो जमींदार थे उन्होंने बहुत हाई लेवल पे टिलर ऑफ सॉइल्स का एक्सप्लोइटेशन करा था। तो इसी तरीके का कुछ फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो टिलर ऑफ सॉइल्स का, टेनेंट का बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्सप्लोइटेशन करते थे। फ्रेंड्स पॉइंट को अच्छे से समझते हैं।
यूज एरियाज आर कल्टिवेट बाय द टेनेंट हु आर नॉट ऑनर ऑफ द सॉइल। फ्रेंड्स, तो ये बात समझने वाली है कि जितनी लैंड होती थी ना, उसका मोस्ट ऑफ एरिया किसके द्वारा कल्टीवेट किया जाता था? फार्मर्स के द्वारा, टेनेंट के द्वारा। और उसका जो टोटल आउटपुट होता था, उसकी शेयरिंग ज्यादा किसके पास जाती थी? लैंडलॉर्ड्स के पास में जाती थी। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। बिकॉज जो फार्मर्स थे वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, एज ए लेबर उसके अंदर वर्क करते थे, फसलों को उत्पादन के लिए अपना पूरा एफर्ट देते थे। बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ज्यादा शेयर ले जाते थे और उन्हें मतलब सब्सिस्टेंस के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। इसलिए जो टिलर ऑफ सॉइल थे या टेनेंट थे, उनका जीवन निर्वाह बहुत ज्यादा मुश्किल से हो पाता था। तो फ्रेंड्स, इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट, बट द बल्क ऑफ रेवेन्यू इज एप्रिशिएटेड बिलोंग्स टू बाय द ओनर। मतलब जो जमींदार थे उनके पास में आउटपुट का शेयर ज्यादा जाता था और जो टीलर ऑफ सॉइल थे या टेनेंट थे उनके पास कम जाता था। तो जो टेनेंट थे ऑफन गेट द बेयर ऑफ मिनिमम, मतलब उनको अनाज की प्राप्ति बहुत कम प्राप्त होती थी, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाते थे। मतलब उन्हें सब्सिस्टेंस के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। फिर लास्ट पॉइंट, लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, अब जो आउटपुट होता था उसका ज्यादा परसेंटेज शेयर अगर ओनर ले जाएगा, मतलब जमींदार ले जाएंगे, तो जो फार्मर्स थे या टेनेंट थे उनके पास जो आउटपुट बचेगा उससे सिर्फ वो अपनी सब्सिस्टेंस पूरी कर पाएंगे, मतलब अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से लैंडलॉर्ड और टीलर ऑफ सॉइल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये 7th पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। 8th पॉइंट को समझते हैं, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे फार्मर्स जो है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन है। फ्रेंड्स, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो काफी एक्सपेंसिव है और उसको अफोर्ड करना हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे इंडियन फार्मर्स की जो अफोर्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज भी हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल मेथड से कृषि करते हैं। मतलब वो खाद के तौर पर, मतलब मैन्यूर के तौर पर वो काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ जो मशीनें होती है उसके प्लेस पे वो मैन पावर का ज्यादा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे इंडियन फार्मर्स बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ बल्क ऑफ फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज एंड बल्क ऑफ फार्मर्स पॉपुलेशन इज पुअर, यूज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बिकम अ कंपल्सिव चॉइस। फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर्स है वो खुशी से बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, उनकी मजबूरी है, उनका कंपल्सिव है, बिकॉज उनके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है कि जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीद सके। सेकंड पॉइंट, वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर्स ऑन द कैटल पावर एंड मैन पावर रेदर देन मशीन्स। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारे फार्मर्स की जो अफोर्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी है नहीं, तो इसलिए वो अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कैटल पावर पे और मैन पावर पे। तो फ्रेंड्स, जो मॉडर्न इनपुट्स है जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, मशीन्स, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन लो। तो मतलब हमारे इंडियन फार्मर्स ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इन सबका यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभी वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से ही प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हमने इन 8 पॉइंट्स की स्टडी करी। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और इससे आप फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।